अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम अपनी फ़िलासफ़ी की क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि कल एक प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम आ रहा था एक। तो उसकी वजह से हम क्लास नहीं स्टार्ट कर सके। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ओकम को पढ़ेंगे। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। तो विलियम ऑफ ओकम, तो उसका जो मतलब कि नाम है ना, वो ज़्यादा ओकम से मशहूर है। ईरा उसका 1285 टू 1347 है, उसकी जो लाइफ टाइम था। और ज्यादा वो फेमस था ओकम के नाम से। विलियम ऑफ ओकम नेम था। एक ओकम वो जगह थी जहां वो रहता था। तो तारीख में हमने काफी देखा है कि बहुत सारे फिलोसफर्स और बाकी भी लोग जो हैं वो अक्सर ऐसा हो जाता था कि वो अपने असली नाम की बजाय अपनी जहाँ जिस जगह पे रहते थे उस नाम से पहचाने जाते थे। तो इस तरह हो जाता है। तो हम आगे जब भी इस्तेमाल करेंगे तो विलियम की बजाय उसका लफ्ज ओकम ही इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज वो उसी के नाम से ज्यादा मशहूर था। अब आ जाते हैं हम ओकम की फिलॉसफी के ऊपर। जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि जो ओकम का कह लें आपके फलसफा है ना, वो बेसिकली ज्यादातर रिबटल है। प्लेटो एंड अरिस्टोटल वगैरह का ना रिबटल है। और ये कह लें कि वो पहला आदमी था कि जिसने रैशनैलिटी की तरफ क्रिश्चियनिटी को लेकर चला। मतलब उसके बाद क्रिश्चियनिटी जो है वो अपने ही अकायद को साबित करने की बजाय सही फलसफे को बिल्कुल कंपैरेटिवली लेकर चलना स्टार्ट होगी। मतलब कि बिल्कुल उसको दरमियान में रख के चलना स्टार्ट होगी। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं की उन्होंने। मतलब ये नहीं कि अपने ही अकायद को, अपनी ही प्रीजुडिसेस को साबित करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हो सोक्रेटिस वगैरह की। तो ये पहला कदम था कह लें आप। सो उसने जो है वो, अब उसकी फिलोसफी की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर वन यही है कि उसने कहा था गॉड इज नेसेसरी। खुदा जो है, खुदा गॉड पर बिलीव तो करता था वो। तो वो कहता था कि खुदा जो है ना वो बहुत जरूरी है। इस कायनात की जितनी भी डेफिनेशंस है ना, या जितना भी मामला है वो सब एक जगह। लेकिन इस कायनात को चलाने के लिए, इस कायनात को एक ऑर्डर में रखने के लिए, और अगर हम इस कायनात को ऑब्जर्व करें, इस कायनात को परखें, तो हमें ये पता चलता है कि गॉड इज नेसेसरी। हर चीज के लिए खुदा की हमें जरूरत होगी और गॉड बहुत जरूरी है। फिर उसने एक बात की कि एवरीथिंग इज इंडिविजुअल एंड ओनली ओवरलैप टू गॉड। अब ये उसने किस को रिबटल कर रहा है यहाँ पर? प्लेटो को। जो प्लेटो ने कहा था कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है और एक रियलिटी का वर्ड होता है। दुनिया, वर्ड लफ्ज वाला नहीं, दुनिया वाला वर्ड। तो हमारे इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ सांचे थे जिसके जरिए हम इस दुनिया को पहचानते। लिहाजा हर दुनिया में हर एक चीज ना एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है। लाइक मैंने कल, इसलिए मैंने कल आपको जो है ना ये सारी एक्सप्लेनेशन बताई थी, ताकि आपकी एक बेस बन जाए कि प्लेटो की किस चीज को उसने बदल गया था। तो मैं हल्का हल्का जल्दी जल्दी में रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कल ही बता दिया था। तो वही जो मैंने कल बताया था आपको कि वो जो सांचे जिसमें वो घोड़े को फिट करता है और कहता है कि कोई ना कोई इनमें कॉमनैलिटी है, कोई ना कोई एक सेम चीज है जो हमें ये कन्विंस, जो हमें ये कन्विंस करवाती है कि ये सब घोड़े हैं। तो इस पर वो रिबटल कर रहा है कि एवरीथिंग इज इंडिविजुअल इन इट्स ऑन। कि ऐसा कुछ भी नहीं है प्लेटो साहब कि चेयर्स में कोई ना कोई मुश्तरका करेक्टरिस्टिक है जो सबको कह रही, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये सब चेयर्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज अपने अंदर एक इंडिविजुअलिटी रखती है, अपने अंदर एक अलग प्रॉपर्टीज रखती है। तो उनको आप कोई ओवरलैप ना करवाएं। हाँ, हर चीज, हर चीज खुदा से ओवरलैप होती है, बिकॉज ऑल दी गुडनेस वो गॉड है। तो जो भी गुडनेस होगी वो खुदा से ओवरलैप जरूर करेगी। वो खुदा से वो खुदा का हिस्सा जरूर बनेगी। वो हमें, हम हुजूर को जरूर कहेंगे कि ये चीज अच्छी है, लिहाजा ये खुदा से मंसूब है। तो कहता है वो आप कह सकते हैं, लेकिन बाकी हर चीज जो है ना उसमें कोई आप कॉमनैलिटी जो लेके आ रहे हैं ना, ये गलत है। ये ओकम का कहना था, ठीक है।
उसने कहा कि ओनली वे टू नो अबाउट थिंग्स मैटर इज टू गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वगैरह। ये जो प्लेटो साहब कहानी करा रहे हैं ना कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, उसी में सारी नॉलेज हमारे सबकॉन्शियस में पहले ही आ गई है, और फिर हम इस रियलिटी के वर्ल्ड में आए हैं। और इस रियलिटी के वर्ल्ड में आने के बाद, दुनिया में आने के बाद, वो नॉलेज जो है, जब हमें हम चीजों को देखते हैं तो हमें याददाश्त वापस आती है, और वो नॉलेज हमारा दोबारा री कैप होता है, या दोबारा से रीथिंक कर लेते हैं हम उस चीज को। तो नॉलेज कोई वो नहीं होता जो क्रिएट होता है, वो कहता है ऐसा नहीं है, ये गलत कहता है प्लेटो। तो वो इसको तस्लीम नहीं करता था। ठीक है, वो कहता था कि चीजों को आप जान सिर्फ इस वजह से, इस तरह से सकते हैं कि आप उनके बारे में नॉलेज गेन करें, और एक्सपीरियंस से चीजों को परखें, एक्सपीरियंस से चीजों को जानें। तो जब आप एक्सपीरियंस के साथ चीजों को नॉलेज गेन करेंगे, तो वो आप उस वक्त आप वो गेन कर रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में पहले ही सबकॉन्शियस में सारा का सारा इल्म था, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ रीथिंक कर रहे हैं। फिर एक उसका बहुत ज्यादा फेमस टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है अक्सर जगह पे, ओकम रेजर। ओकम रेजर। तो उसमें वो बताता है कि अच्छा, अब नॉलेज तो गेन कर लिया आपने एक्सपीरियंस से और सब, अब इसमें कौन सा वो नॉलेज है जो ज्यादा ऑथेंटिक है? वो कौन सा नॉलेज है जो ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा बेहतर है? तो वो कहता है वो वाला नॉलेज है जिसमें हम चीजों को सपोज और लेट कम से कम करें। अब देख रहे हैं ना आप, ये इसलिए मैंने कहा कि ये फलसफे की दुनिया में, ईसाइयत की दुनिया में एक शऊर और सही वाले फलसफे की तरफ एक पहला कदम था। कि वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारी प्री जुडिसेस है ना, ये तुम्हारी जो लेट कर लेते हो, कभी तुम कहते हो कि एक 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 इमेजिनरी वर्ड है, कभी तुम कहते हो कि एक और साथ रियलिटी वर्ड है, कभी तुम कह लेते हो कि कॉजेलिटी से खुद गॉड को प्रूफ करते हो, कभी तुम कुछ करते हो, कभी तुम कुछ करते हो। और अगर हम थेलीज को देख लें और हेराक्लिटस को देख लें, जो प्री सोक्रेटिस हैं जो सारे, तो वो भी कभी अपने से ही कोई वो हेराक्लिटस मुंह उठा के कह लेता है कि जी ये जो आग है ना, इससे सारी दुनिया बनी है। जबकि सिर्फ उसकी वो एविडेंस क्या दे रहा है कि आग के जरिए चीजें जुदा हो रही हैं। मतलब कि आग है ना, फॉर एग्जांपल आग, अगर हम लकड़ी को आग लगती है, तो सम सॉर्ट ऑफ दी धुआं जमीन में, आसमान पे जाएगा, तो वो एक एनर्जी यूं, और धुआं जो है वो गैस वगैरह वो अलग हो गई। वो लकड़ी जो है वो आग मजीद भड़काएगी, वो आग बनेगी मजीद। और साथ में क्या होगा, हीट पैदा होगी, वो भी एनर्जी है। और साथ में सॉइल जो है वो अलहदा हो जाएगी, मतलब जैसे हम खाक कहते हैं, जो हम खाक कहते हैं, जो जो मतलब कि चूल्हे में भी बच जाती है जब हम लकड़ियां जलाते हैं। तो वो जो सॉलिड है वो अलहदा हो गया। तो कहता है कि पैराक्लेटस ने कहा था ना कि जो आग होती है वो कंपोनेंट्स को अलहदा कर देती है, वो मैट्रिक्स को अलहदा कर देती है। ठीक है, तो लिहाजा सारी दुनिया जो है वो आग से बनी है। तो वही वो बात कर रहा है कि कैसे आग से बन गई। सिर्फ क्या, आग अगर चीजों को जुदा कर रही है, तो इससे क्या पूरी दुनिया का जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो आग बन गया। और थेलिस जो कह रहे थे कि पानी से बनती है, तो वो उसके पास क्या एविडेंस था? तो बेसिकली वही बात कर रहा है कि जिसमें हम चीजों को कम से कम सपोज करें, और बल्कि रैशनैलिटी वाली ज्यादा बात करें, और ज्यादा से ज्यादा हम लॉजिक पे आए। हम उसकी कोई वजह भी बताएं, हम उसकी कोई रीजन भी बताएं कि क्यों इससे बनी है। ये वो मोड़ था कि जब फलसफे ने साइंस के साथ अलायंस किया। कि जब डिस्कवरीज, अगर आप ये नीचे ने भी अपनी किताब में यही बात लिखी थी, नीचे ने कहा था जो पुराना दौर है ना, ये ग्रीक्स का दौर है, इसमें आपको रीजंस और लॉजिक्स ज्यादा मिलेंगी। और नीचे का खुद का जो दौर चल रहा था, उसमें नीचे कहता है कि मेरे दौर में आपको साइंस ज्यादा मिल रही है, लोग ज्यादातर उस चीज को मान रहे हैं जो डिस्कवरीज जिसकी हो रही है, या जिसको लोग साइंटिफिकली परसीव कर रहे हैं। वो कहता है दोनों ही अपनी अपनी एक्सट्रीम पर, और दोनों ही गलत है। कहता ठीक है, तुम लोग अपने मोबाइल बनाओ, हर चीज बनाओ, टेक्नोलॉजी बनाओ, उससे मैं मना नहीं कर रहा, तुम लोग तरक्की कर रहे हो उसमें, मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन हमारी सेंसेस हमें एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं दे रही। हमारी सेंसेस हमें इल्यूजन देती हैं, हमें धोखा देती हैं। तो आप इसी पर इक्तफा नहीं कर सकते। आप इसमें लॉजिक आज भी देख लें अगर हम, तो यही चल रहा है।
तो वो नीचे के बाद आगे को थोड़ा इनकलाब आया था, लेकिन वैसे यही चल रहा था कि, और अभी भी यही चल रहा है ज्यादातर। अभी भी हमें कुछ हैं वो जो नाम हमें मिल जाते हैं फलसफे के, लेकिन अभी भी फलसफे में वो काम नहीं हो रहा जो काम पुराने दौर में होता था। इवन कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है ना, मुस्लिम्स के यहाँ तो है ही नहीं ना, 0% है। मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट की। तो वेस्ट में आपको कुछ मिल जाएंगे, कार्ल सैगन मिल जाएगा आपको, थोड़ा विलियम विलियम एक है वो मिल जाएगा आपको, अ, या आपको डार्विन मिल जाएगा, और तो डार्विन कह दिया, रिचर्ड डॉकिंस, डॉकिंस मिल जाएगा आपको, और एडम एडम नाम उसका वो मिल जाएगा। या इंडिया की तरफ आपको ओशो मिल जाएगा। फिलोसफर तो नहीं था वो, लेकिन उसने थिंकिंग की तरफ जहाँ पे दिया ना, तो मैं उसको बड़ी नेमत समझता हूँ इस दौर की। तो ये जो कुछ लोग हैं ये हमें मिलते हैं ना बेसिकली। या एक और था वो व्हील चेयर पे रहता था, पिछले ही दिनों उसका, उसकी पिछले ही मतलब कि 2013-14 में उसकी शायद डेथ हुई है। तो बड़ा फेमस नाम है उसका। तो खैर, बेसिकली अगर हम देखेंगे, ये वो चंद लोग हमें मिलते हैं, लेकिन हमें ज्यादातर किस पे फोकस मिल रहा है? साइंस के ऊपर। अभी भी इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि वेस्ट में भी उस तरीके से फलसफे में काम नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। तो ये बैलेंस और तवाजुन कायम करना बहुत जरूरी है कि रीजन और लॉजिक्स को भी उतना इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज रीजन और लॉजिक सेंसेस जो होती हैं उसकी बाय प्रोडक्ट तो होती हैं, लेकिन रीजन और लॉजिक्स जो होती हैं वो सेंसेस को रिबटल भी करती हैं। सेंसेस को जो है वो, अब हमें तो कह रही है ना एक चीज के, हमारी सेंसेस कह रही है कि ये फलां चीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हो रही है, लेकिन अक्सर हुआ है कि लॉजिक के जरिए हमने कहा कि यार ये हो तो रही है, हमारी सेंस हमें बता तो रही है, लेकिन इसके पीछे कोई वजह जरूर है कि ये इसका हमें रिजल्ट वो नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। तो उस समय जब हम रीजन और लॉजिक को ऐड करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि अच्छा, हमारी जो सेंसेस है वो हमें धोखा दे रही थी। तो ये तवाजुन कायम करना बहुत जरूरी है कि रीजन और लॉजिक्स और रैशनैलिटी जो है उसको भी साथ रखा जाए और साथ ही साइंस को रखा जाए, 50-50 रखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ साइंस का ज्यादा रुझान है, और उस दौर में लॉजिक्स और रीजंस का ज्यादा रुझान था। वो अलग बात है, वो लॉजिक और रीजन भी प्रीजुडिस और अपने ही अकायदों को साबित करने पर थी, लेकिन साइंस का उतना उसमें वो मामला नहीं था। लेकिन ओकम के दौर में क्या हुआ, एक अलायंस होना स्टार्ट हो गया, वो उस तरफ हम चलना स्टार्ट हो गए। तो जिसमें हम कम से कम चीजों को सपोज करें, जितना ज्यादा उसमें क्लैरिटी हो, ठीक है ना। तो ये है ओकम रेजर की थ्योरी, या कह लें आपकी उसकी उसका फलसफा कह लें, एक उसकी थ्योरी कह लें। इस ये टर्म बहुत इस्तेमाल की जाती है ओकम रेजर की। तो जहां भी आप आगे भी फलसफे में, क्या ना, ये क्यों कहा जाता है कि नीचे को पढ़ना है अगर आपने, या अगर आपने कांट को पढ़ना है, आपने डिकार्ट्स को पढ़ना है, आपने ह्यूम को पढ़ना है, हेगल को पढ़ना है, आपने अगर फॉर एग्जांपल हाइडिगर को पढ़ना है, जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर्स उनको पढ़ना है अगर आपने, तो आपको जो इस दौर के हैं, या मतलब ये पिछले दौर के जो गुजर, वो तो हो गए हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल साथ वाला इनका लगता है जिनका, तो उनको पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री ऑफ द फिलोसफी सारी पीछे पढ़नी पड़ी। क्यों कहा जाता है, क्यों मैंने ये स्टार्ट करवाई और बताया था कि पहले हम ये स्टार्ट करेंगे तो हम उनको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बिकॉज वो ये नहीं क्या होता है कि नीचे अगर क्या ओकम रेजर की टर्म इस्तेमाल कर रहा है तो नीचे साथ ब्रैकेट में लिखेगा आपको समझाने के लिए, नहीं, नीचे सिर्फ ओकम रेजर का लफ्ज इस्तेमाल कर देगा, और किया भी है। उससे होगा क्या, आपको नहीं पता चलेगा कि ओकम रेजर क्या है, और आपको समझ नहीं आएगी। अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा, इसका मतलब नीचे कहना चाह रहा है कि वो ओकम रेजर मतलब जिसमें कम से कम चीजों को सपोज किया जाए, कम से कम चीजों को लेट किया जाए। तो डेट इज अ बेसिकली ना प्रॉब्लम, कि जब हम जो हम कहते हैं कि हमें हिस्ट्री ऑफ द फिलोसफी पढ़कर फिर फलसफे को पढ़ना चाहिए, पीछे से शुरू होना चाहिए, क्योंकि फलसफा इनहेंस होता है, प्लस होता है। अच्छा। अच्छा, अब जो ये बात की थी प्लेटो ने कि मैटर हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, यूनिवर्स हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, इसको भी क्रिटिक किया था, रिबटल किया था ओकम ने। उसने कहा था कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अपनी छोड़ रहा था। जब मैटर जो कि अपनी एब्सोल्यूट फॉर्म खो देता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं
लिक्विड है उसको मैं अ, उबाला दूं, उसको मैं बॉईल करूं, और वो गैसेस की शक्ल में इवेपोरेट होता 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 गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसने अपनी मैटर फॉर्म तो खो दी। एक मतलब कि लिक्विड वाली मैटर फॉर्म, गैस भी मैटर होती है लेकिन विद थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर ना, तो गैस भी मैटर होती है, लेकिन एक टाइम पर आकर गैस भी जो है वो खत्म हो जाती है, डिस्टिंग्विश होती, किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। वो कहना चाह रहा था कि ये जो बात है ना, कि मैटर हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, ये सिर्फ बात प्लेटो ने हवा में छोड़ी है। सिर्फ गॉड वो होता है, और गॉड की डेफिनेशन वो होती है कि वो हमेशा से होता है और हमेशा तक रहेगा। मैटर जो होता है वो एक वक्त पर आकर चेंज हो जाता है कह लो, या एक वक्त पर आकर बिल्कुल अपनी शक्ल शक्ल तब्दील कर लेता है, या एक वक्त पर आकर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये वो उसका एक पॉइंट एडिशन थी इसके अंदर। और वो प्लेटोनिक रियलिज्म को वो बहुत क्रिटिक करता था। ठीक है, तो यही प्लेटोनिक रियलिज्म यही है ना, वही वाला कि रियलिटी का वर्ड और इमेजिनरी वर्ड। तो रियलिज्म वो उसी को कहता था कि ये जो दुनिया है ये रियलिटी है, और वो इमेजिनरी वर्ड है, और उसमें हमने वापस चले जाना है, तो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस में वहां मिलनी है। यहाँ हम उसी तगदो में हैं, तो फलां 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 जो भी सब उस पूरे फलसफे को क्रिटिक करता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम उसके लास्ट पर बात कर लें, उसके पॉलिटिकल फिलोसफी की, तो पॉलिटिकल फिलोसफी में उसने क्या किया, उसने पूरे के पूरे चर्च से पंगा ले लिया। ऑकम ने कहा कि स्टेट को मजहब से दूर होना चाहिए, और ऑकम वो पहला फिलोसफर था जिसने सेकुलरिज्म की बुनियाद डाली, और हम ऑकम को फादर ऑफ द सेकुलरिज्म भी कहते हैं। उसने ये कि जब चर्च को देखा ना, कि चर्च जिस तरीके से पोप और चर्च जो है वो लोगों पर जुल्म करते हैं, फिलोसफर्स कोई बात करते हैं तो उनको असैसिनेट कर दिया जाता है, जो उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती थी जो उसके हक में बात नहीं होती थी, तो फिलोसफर्स के अलावा कोई बात कर देता था तो उस फिलोसफर को असैसिनेट कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। और मतलब कि इस तरह से जो सारा उसने निजाम देखा, और पोप जो है वो अपने, पोप के जो करिंदे थे वो अपने जो है वो हवस बुझाने के लिए घरों से अक्सर खवातीन को ले जाते थे, और जो है ना वो कोई उनको कुछ कह नहीं सकता था। बदमाशी अरूज पर थी चर्च की उस वक्त ना, रोमन में, रूम में। और तो ना, था तो वो ओकम का, लेकिन वो ओकम भी एरिया जो है वो रूम के साथ लगता था। तो उसी ये उस वक्त पूरा अरूज था उस एरिया में ना, ये ईसाइयों का। तो उसने कहा कि, इसलिए उसने जब ये सब चीजें देखी तो उसने कहा कि जो मजहब है ना, जो स्टेट है और मजहब है, इनको अलग अलग होना चाहिए। स्टेट का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। स्टेट को सेकुलर होना चाहिए, वो किसी भी मजहब से बिलोंग ना करती हो, और उनको लीड करना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल्स हों और मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखते हों। एक ही मजहब के सारे लोग अगर रूल करना शुरू कर देंगे तो होगा क्या, कि वहाँ की माइनॉरिटीज को हकूक नहीं मिलेंगे, या वहाँ की माइनॉरिटीज जो हैं वो सप्रेस की जाएंगी। तो ये बेसिकली ओकम का पूरा फलसफा था, जिसमें उसने सेकुलरिज्म भी ऐड किया, और ये सारा उसने बताया, प्लेटो को क्रिटिक किया बहुत ज्यादा। और ये कह लें कि फलसफा जो है वो रैशनैलिटी की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका था। तो ये था जी आज का फलसफा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ, एंड देन क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।